बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आज के पेपर के अंदर आए, हमारे स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। वो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ डेली बेसिस पे हम आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोग तक बर वक्त और आसानी पहुँचती रहे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बायोलॉजी के 8 डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आज के जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो हम ग्रुप में बता देते हैं। जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो जो इजी होते हैं, जो बार बार जैसे कल के जो क्वेश्चन जो कल के पेपर में भी आए और आज के पेपर में भी आए, तो हमने जस्ट ग्रुप में बता दिया। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, नंबर आपके सामने शो है। विच प्रोसेस अलाउज बैक्टीरिया टू अपटेक फॉरेन DNA फ्राम द इन्वायरमेंट। तो कौन सा प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय इसको आप बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको ऑप्शन में बैक्टीरियल का वर्ड नज़र आ जाए तो आप उसको भी टिक कर देंगे। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ विच सेल ऑर्गेनेलीज। तो कौन से इसको एक्सप्लेन करता है? तो ये है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सबसे पहले तो आपसे ये अलग से भी पेपर में पूछा है उसने, बल्कि आज के पेपर में भी आया है, तो मैंने ग्रुप में इसको डिस्कस करा दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये आपके टिनी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं जो कहाँ पाए जाते हैं। उसने आज के पेपर में पूछा था ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये अलग से क्वेश्चन ऐड नहीं किया। मैंने कहा ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ही बता देता हूँ। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? आपके एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, और ये ज़्यादातर, और इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आज के पेपर में जो ऑप्शन थे वो यूकैरियोटिक था और प्रोकैरियोटिक था, कि मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कहाँ पाया जाता है, तो आपने यूकैरियोटिक कहना। और यूकैरियोटिक क्या होता है ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल के जो है ना एक्सपीरियंस के अंदर डिटेल में बताया। यूकैरियोटिक क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। और बैक्टीरिया जो है ये आप क्या है? प्रोकैरियोटिक है। इनकी डेफिनेशन में भी कल मैंने आपको डिटेल से समझा दी थी। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो कौन सा प्रोसेस है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोफेज 1 है। जेनेटिक से रिलेटेड कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसने पूछा था कि जेनेटिक टर्म क्या होती है। ये हमने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि हेरिटेबल चेंजेस है किसके अंदर? इन जीन के अंदर। और क्या ये एक्सप्रेशन है दैट डू नॉट इन्वॉल्व चेंज इन द DNA सीक्वेंस इटसेल्फ। ठीक है, ये आपको कल मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था कि ये क्या होता है। तो ये कल के एक्सपीरियंस भी आप लोग हमारा वॉच करें, वहाँ पे भी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर इसको समझाया हुआ है। इन द लैक ओपिरॉन द रोल ऑफ द एक्सप्रेसर प्रोटीन इज टू। इसका रोल क्या होता है जी? इसका रोल होता है बिंड टू द ऑपरेटर रीजन। बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन जो है इसका मेन रोल है पे। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द किडनी इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन लेवल। तो लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से कौन सा होता है? एरिथ्रोपोइएटिन होता है। अब किडनी से रिलेटेड आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो किडनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये मैं आपको, ये सबसे पहले तो आप ये कौन से सिस्टम के अंदर आता है? ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है। किस चीज़ के अंदर आता है? यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है आपका किडनी। और आपसे पूछा जाता है कि यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यूरिन जो है ये आपका ये किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है? यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा जी? किडनी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या है, बल्कि इसकी शेप के बारे में भी पूछा जाता है कि किडनी की जो शेप है ये किस तरह की शेप होती है। तो इसकी शेप क्या होती है? बीन्स की तरह की होती है। किसकी तरह? बीन्स, लोबिया। लोबिया पता है ना? बीन्स, BEANS, बीन्स, लोबिया की तरह इसकी शेप होती है हमारी किडनी की। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लीन करता है। क्या करता है? हमारा जितना भी ब्लड है उसको क्लीन करता है। क्लीन ब्लड। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। और इसका क्या फंक्शन है? जो अभी मैंने बताया कि यूरिन को प्रोड्यूस करता है, ये इसके मेन फंक्शंस है। ठीक है, आपसे एक और सवाल आपके पेपर में पूछा गया था कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्यूरिफाई द ब्लड। कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। जो अभी ऊपर मैंने इसको लिख भी दिया कि ये क्लीनिंग ब्लड के लिए यूज़ होता है, तो वो आपका क्या है? किडनी है। तो ये किडनी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और भी हैं जो आपको हम इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे बता रहे होते हैं। तो हमारा ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा है? ये कल भी क्वेश्चन मैंने बताया था, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। यूकैरियोटिक कौन से? अभी मैंने बताया प्लांट्स
एडल्ट एनिमल्स, और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं आपके बैक्टीरियाज वगैरह, ये क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम, कौन सा है जो इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब इम्यून सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए, खैर इसका क्या एंटीबॉडी इसका ऑप्शन है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जो है ना लड़ने में मदद करते हैं, जो क्या करता है बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना लड़ने में हमारी क्या करता है मदद करता है। ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ये क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम, कहते हैं ना इसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की इसकी ताकत जो है वो बहुत क्या स्ट्रॉन्ग है। इसके एग्जांपल आप क्या कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसके एग्जांपल्स हैं, RBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स भी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक हो गया। और भी इस तरह की इसके 2-3 एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे इसके प्लेटलेट्स आ गए, ये भी क्या है इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये आपके क्या इम्यून सिस्टम्स की एग्जांपल है। ये भी आपसे पूछे जा सकता है पेपर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लार्जेस्ट जेनोम, तो कौन सा है एमोबिया जो है ये सबसे क्या होता है लार्जेस्ट एमोब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी केमिस्ट्री के, अब हमारे जो मुश्किल तरीन क्वेश्चन है इजी हमने ग्रुप में बता दिए हैं, मुश्किल जो है हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द शेप ऑफ मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4 है, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया आपके पास। इज एक्सप्लेन्ड बाय विच हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है कल मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, और मैंने आपको ये कहा भी था, कल का आया था वो उसने बेंजीन का पूछा था, कल के क्वेश्चन में बेंजीन का पूछा गया था, ठीक है, जिसका फार्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया था C6H6, ठीक है। बेंजीन का फार्मूला अलग से पूछा जाता है, ठीक है। तो बेंजीन का उसने पूछा था कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके अंदर कौन सी थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। तो मैंने आपको कल सारी बता दी थी, और मैंने ये कहा भी था कि मीथेन का आपसे पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, और आज के पेपर में देखो ये पूछा गया है। मैं आज इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले है इथाइन, सबसे पहले क्या होता है इथाइन होता है, ठीक है। अब इथाइन का फार्मूला आप देखें तो ये C2H2 है, C2H2 है। उसके बाद होता है आपका इथीन, क्या होता है इसका फार्मूला होता है C2 वही रहेगा, H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। अब ऊपर वाला जो इथाइन है इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp, नीचे वाले के अंदर क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर आगे नीचे क्या है आपके पास इथेन है, क्या है थर्ड नंबर पे क्या है इथेन। अब इथेन का क्या फार्मूला है, ये आप इसको कहेंगे C2 रहेगा, और H का क्या हो जाएगा, H की वैल्यू हो जाएगी 6, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। C2 एंड H 6 हो जाएगी, समझ आ गई बात। अब ये देखो ये जो इथेन है इसकी एग्जांपल्स है मीथेन CH4, इसके अंदर क्या है इथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इथीन के अंदर क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और बेंजीन जी इसी की एग्जांपल है इथीन की। और इथाइन के अंदर क्या होती है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक तकरीबन जो इससे पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया, इनको अच्छे तरीके से कर लें। डेली एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर है, मस्ट है आपके पेपर में एक क्वेश्चन, तो यहीं से कर लो तो एक नंबर अपना कंफर्म करें। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की होती है। अगर आपसे उसने पूछ लिया कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो वो किसकी होती है सीजियम की होती है, ठीक है। कल के पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा था हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, पूछा था ना, तो वो भी मैंने आपको कल का उसको क्लियर कट बता दिया था। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि अगर हाईएस्ट उसकी है तो लोएस्ट किसकी है, तो लोएस्ट फ्रांसियम की थी, किसकी थी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी, फ्रांसियम, ठीक है, जिसको किस चीज़ से डिनोट करते थे हम FR से डिनोट करते थे। और आज आयोनाइजेशन एनर्जी है तो सबसे लोएस्ट किसकी है सीजियम की, और हाईएस्ट किसके हीलियम की है। तो ये साथ साथ इनको तैयार करते जाए, या आपसे डेली बेसिस पे कोई ना कोई से घुमा फिरा के कभी ना कभी पूछ लेगा। इन द हेबर प्रोसेस इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बिकॉज किस वजह से होता है फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस आर प्रोड्यूस, क्योंकि बहुत कम जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं मोल्स होते हैं वो क्या होता है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बेंजीन इज़ अनयूजुअली स्टेबल ड्यू टू, क्यों ये अनयूजुअली क्या होती है ये स्टेबल होती है, तो ये किस चीज़ की वजह से होती है, ये आपके रेजोनेंस की वजह से होती है। किस चीज़ की वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से। क्लियर हो गया, रेजोनेंस एनर्जी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की मूव करते हैं, वो कहता है कौन सा आपका कंपाउंड है जो SN रिएक्शन का मोस्ट इजीली उसका जो है ना SN रिएक्शन पे वो मतलब वो जिसके ऊपर SN रिएक्शन जो है ना वो इजीली अंडरगो होता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो आपके पास क्या होता है CH3, ठीक है, और इधर 3 है, इधर क्लोरीन आ जाता है, और कार्बन आप इस क्लोरीन के साथ लगा लो, ये इस साइड पे लगा लो, ठीक है। तो ये कार्बन वाली कुल या एटम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन CH3 और Cl ये क्या होता है आपके पास क्या होता है SN रिएक्शन है, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो ये मैंने आपको सही से इसका ऑप्शन लिख के दे दिया, ठीक है। आगे चलते हमारा क्वेश्चन है जी विच ट्रांजिशन मेटल शोज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन सी है भाई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है
मैंगनीज जो है ये इसका हाईएस्ट जो है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है। द इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन इज़ ऑलवेज, ठीक है। सबसे पहले तो इंथैल्पी का आपको पता होना चाहिए कि इंथैल्पी क्या होती है। कल मैंने बताया था मेजर ऑफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यूँ समझ लें कि मेजर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आसान लफ्ज़ों में तो चलो आप इतना तो कम से कम याद रखें, वरना पूरी डेफिनेशन इसकी आप रटा लगा लें, रटा ना भी लगाएं, बल्कि इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर ऑफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ आ गई। अब देखो वो कौन सा है, अब देखो सबसे पहले इसका आंसर है जो है वो आपका एंडोथर्मिक। कौन सा एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया पेपर के अंदर बार बार। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को, जो क्या करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। समझ आ गई बात। ऐसा रिएक्शन जो अपने सराउंडिंग से हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होगा, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, जो हीट क्या करता है, रिलीज़ करता है, कब, रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो हीट क्या करता है, रिलीज़ करता है इन इट्स सराउंडिंग, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, ये भी आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। विच एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन सी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्फर्म करता है। एस्केप वेलोसिटी, कल भी एस्केप वेलोसिटी का पूछा गया था कि कितनी होती है, तो 11.2 किलोमीटर, ये मैंने आपको कल बता दी थी, ठीक है। आज उसने इससे थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो एस्केप वेलोसिटी जो है वो किस चीज़ से डिपेंड नहीं करती। देखो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, 2g कैपिटल G, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, m और डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये आपके पास है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। अब यहाँ पे देखो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये रहा, तो इसके ऊपर तो ये डिपेंड कर रहा है। ये कैपिटल M जो है ये मैस ऑफ अर्थ है या मैस ऑफ प्लैनेट जो भी होगा, अगर अर्थ की बात कर रहे होंगे तो ये भी इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। नीचे R के ऊपर रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन सी जो है मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। यहाँ पे जो कैपिटल G है ना, ये कैपिटल G जो है ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर क्या होती है, -11 होती है, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। समझ आ गई, आपने एग्जैक्ट याद कर लेना है, kg-2, ये इसकी वैल्यू है G की। इसी तरह आपसे मैस ऑफ अर्थ पूछा जाता है, मैस ऑफ अर्थ m और नीचे छोटा सा e लिख दो, मैस ऑफ अर्थ, ये कितने थे, 5.97, ये 6 भी आप लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे 5.97 की बजाय 6 भी कहीं पे आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 24 किलोग्राम, ये हमारी ज़मीन का मैस है। अगर रेडियस पूछ ली जाए, रेडियस ऑफ अर्थ, हमारी ज़मीन का रेडियस कितना है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है 6.37 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6, और ये क्या आ गया आपका मीटर। और ये 6.37 की बजाय यहाँ पे आपको 6.4 भी कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ करके 6.4 भी वो ज़्यादातर ऑप्शन में आ जाता है, तो वो भी आपने इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग द प्रिसिशन इन मेजरिंग मोमेंटम लीड्स टू, मोमेंटम किसके, इंक्रीज इन पोजीशन अनसर्टेनिटी, इंक्रीज इन पोजीशन अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी जो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इंथैल्पी, इंट्रोपी क्या है ऑफ द यूनिवर्स। इंट्रोपी मैंने कल आपको बता दिया था, इंट्रोपी क्या होती है जी, आपका डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस इन अ सिस्टम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोपी। और हमारी कायनात की जो इंट्रोपी है, जो डिसऑर्डर है, ये जो रैंडमनेस है, ये हमेशा क्या हो रही है, ऑलवेज इंक्रीज हो रही है, दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इन रिलेटिविटी टाइम डिलेशन अक्कर्स, बिकॉज टाइम डिलेशन क्यों अक्कर करता है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज़, ऑप्शन जो है स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वर्स, तमाम ऑब्जर्वर से जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड बिकॉज, एनर्जी लेवल आर क्यों, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, एज ए वेव बिहेव कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर क्या एरर है। देखो नाइदर ऑफ द बॉयज़, नाइदर आ गया, तो भाई यहाँ पे देखो बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। या हैव की बजाय क्या आना चाहिए था, शुड बी हैज़ आना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेंज द करेक्ट सेंटेंस, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। शी सजेस्टेड मी टू टेक रेस्ट, नहीं भाई, शी सजेस्टेड दैट आई टेक रेस्ट, यही ठीक है आपका ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
फिल इन द ब्लैंक द कमेटी। अब देखो कमेटी आ गई। अब बज़ाहिर तो ये आपको सिंगल नाउन लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर है, तो हम इसको इस की बजाय यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, कमेटी क्या होगी, अपने ओपिनियन में क्या होगी, डिवाइड होगी। मैं किसी का कोई ओपिनियन है, किसी का क्या है, कोई ओपिनियन है। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब देखो उम्मीद करता हूँ ये आपको। अब देखो कमेटी के साथ यहाँ पे तो हमने आर यूज़ कर लिया, क्योंकि कमेटी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ठीक है इस तरह। अब वैसे जो आपका जो ये नाउन होता है ना, ये वाला कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो इसके साथ वैसे हम इज़ भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इज़ यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं जी द क्लास इज़ इन द ग्राउंड। अब देखो क्लास में तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कमेटी के साथ भी ज़्यादातर इज़ भी यूज़ होता है, आर भी यूज़ होता है। लेकिन जब कमेटी जो है वो कह रहा है कि डिवाइड हो रही है, ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, मतलब उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर वो ये कह रहा है कि ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब क्या आएगा कि ही सेड, ठीक है, ही सेड, तो आई के बाद आई तो जो है नहीं, ये किसके में कन्वर्ट हो जाएगा, ही सेड ही। अब प्रेजेंट को हम किस चीज़ में यूज़ कर चेंज कर देंगे, पास्ट में, तो ही वाज रीडिंग अ बुक। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ही सेड ही वाज रीडिंग अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। ठीक है, इसमें देखो तो ये आपके पास कौन सा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इज़ नॉट इट। ठीक है, ये पहले वाला तो देखो इट्स इसने गलत लगाया, ये इट्स इस तरह नहीं आना चाहिए, जिस तरह ऑप्शन बी में इस तरह आना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन बी में और डी में है, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इज़ नॉट इट। ठीक है, ये ऑप्शन बी वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी वाला। ये देखो यहाँ पे ये कोमा यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इज़ नॉट इट, क्या ये नहीं है, बल्कि नहीं, यहाँ पे देखो उसने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया, यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर उसने आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त और आसानी पहुँचती रहे। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, जहाँ पे हम बेहतरीन आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करें और बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।